नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012 से लेकर 2019 तक के दौरान जितने भी पेपर हुए हैं उन्हें हम सब्जेक्ट में डिवाइड करके एक क्रम से देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने बात किया हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की। तो 2 लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से पिछले 8 पेपर में यानी 2012 से लेकर 2019 के दौरान यूपी पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए थे, जिनकी संख्या कुल 100 थी, उन्हें देखा। तो अभी तक अगर आपने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में इस श्रृंखला के जितने भी लेक्चर होंगे वो एक क्रम से अपडेट होते चले जाएंगे। तो आप वहां जाकर के जो इससे पहले के लेक्चर हैं वो देख लीजिए। और ये जो हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेक्चर है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है। इसमें जो है हम बात करेंगे 2015 से आगे के प्रश्नों के। 2012 से लेके 2014 तक यानी कुल 3 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के पहले पार्ट में। तो उसे आप जा करके जरूर देख लीजिए ताकि जो है हमारी निरंतरता रहे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि यूपी पीसीएस में अक्सर देखा जाता है कि 15 से 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं या फिर थोड़ा घुमा फिरा करके रिपीट होते हैं। इसलिए एग्जाम देने से पूर्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना, उन्हें पढ़ना और समझना बेहद जरूरी होता है। और इसी में मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ठीक है। तो इस लेक्चर को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए एक 25 टेस्टों की टेस्ट सीरीज बनाई है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें और या इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप इन दोनों नंबर पे या तो कॉल या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। चलिए तब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये 2015 के प्रश्न हैं। 2012 से लेकर के 14 तक के प्रश्न इसी वीडियो के पहले पार्ट में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न आपको दिख रहा है, मेरे साथ आप भी प्रश्न को पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है कि कई ऑप्शंस मैं न पढ़ूं ताकि आप लोगों का भी समय बचे। इसलिए जैसे ही आप पढ़ते हैं वैसे ही कमेंट बॉक्स में अगर आपको उत्तर आता है तो उत्तर उसकी जो है लिखा करिए और मैं उसके बाद बताता चलूंगा, ठीक है। तो 53 हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो कौन सा केस लॉज है जो कि सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ है, यह पूछा जा रहा है। तो दिल्ली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ और उपरोक्त में से कोई नहीं। ABCD, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका उत्तर है C, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछा गया है। एग्जामिनर ये जांचना चाहता है कि क्या आपको सभी मौलिक कर्तव्य याद हैं या नहीं हैं। केवल अधिकार ही तो नहीं याद हैं, कर्तव्य भी याद हैं कि नहीं है। तो पहला, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। B, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए इसका उत्तर। देखिए, अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें, ठीक है, इसे हम ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि इनमें डिफरेंट जो है वो है C, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये अलग है। DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में, जो कि एक गांधीवादी संकल्पना है, में यह कहा गया है कि
जो सरकार है उसे ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करनी चाहिए। ये एक डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का ये एक हिस्सा है। और ये गांधीवादी, 3 तरह के राजनीतिक जो डीपीएसपी हैं वो हैं, एक समाजवादी, एक गांधीवादी और तीसरा पश्चिम उदारवादी। ठीक है, तो उसमें से ये गांधीवादी संकल्पना है कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना चाहिए। तो ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है। आगे बढ़ते हैं। 56, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन पहले मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ करके ये पता लगाइए कि क्या आप इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या आप इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं, और अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट में यस लिखिए और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। मैं दोबारा पढ़ता हूं और फिर हम बात करते हैं। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषदें। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र किया गया, 3 लिस्ट दी गई हैं। एक को हम कहते हैं संघ सूची, यानी वो सब्जेक्ट जिसपे कि संघ की विधायिका कानून बनाएगी। उसके बाद राज्य सूची, यानी जिस पे राज्य कानून बनाएंगे। और एक होता है समवर्ती सूची, जिस पर कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र का कानून राज्य के कानून के विपरीत खड़ा है, या केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत राज्य का कानून खड़ा हो गया, तो राज्य का कानून अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र की सर्वोच्चता रहेगी। तो ये तो हम सबको पता है कि भैया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किस पर कौन कानून बनाएगा ये भी हमको पता है। लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है कि अगर कोई वो विषय जो इन तीनों लिस्ट में ना हो, इन तीनों सूचियों में जितने सब्जेक्ट लिखे गए हैं उससे बाहर अगर कोई विषय आ गया, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? और उसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट सब्जेक्ट वो होता है, और उसे अवशिष्ट पावर कहते हैं, यानी रेसिड्यूअल पावर। तो अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बनाएगा? तो सोच करके ध्यान से इसको बताइए। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे अगर इसका उत्तर नहीं आता है तो हम कोशिश करते हैं। अगर आप जो है पहले लेक्चर से मुझे देख रहे होंगे तो आप ये समझ रहे होंगे कि हम जो है प्रयास ये करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत कम जानकारी है या फिर नहीं भी है, तो हम दिमाग लगा करके कितना उत्तर के करीब पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कानूनों के निर्वचन का काम है, उसके रिव्यू का काम है सुप्रीम कोर्ट का। कानून बनाने के लिए हमारे देश में विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा। कानून बनाने का काम हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय तो हो नहीं सकता। और क्षेत्रीय परिषदें तो एकदम असंगत है। ऑप्शन तो बचा क्या? संसद कानून बनाएगी कि राज्य विधानमंडल बनाएंगे? जो है अतिरिक्त विषयों पर यह प्रश्न है, यहां पर हो सकता है। अब अगर हम देखें तो भारत जो है वो एकदम मूल तरीके से संघीय प्रणाली में नहीं है। हम जानते हैं हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है, और ऐसे में अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप ये निकाल पाएंगे कि ये अधिकारिता संसद के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, तो 56 का हमारा उत्तर है बी, संसद। 56 का हमारा उत्तर है बी, संसद। कोई ये अधिकारिता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो यह निश्चित रूप से आसान प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में लिखिए। देखिए, अगर राष्ट्रपति नहीं है तब तो उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो, और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से जो सीनियर मोस्ट है वो इस पे आएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आप लोग जानते हैं, ये आसान प्रश्न है। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश, ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस। अगला
निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से बताइए। यहां ऑप्शन पढ़िए, उत्तर बताइए। 58 का उत्तर बताइए। देखिए, जब यह प्रश्न पूछा गया यानी 2015 में, तो इसका सही उत्तर यह था कि ए तथा आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, यानी इसका उत्तर होता डी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में इसका क्या उत्तर होगा? तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पारित हो गया है और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि ये जो शब्द मुख्य न्यायाधीश लिखा गया है, क्या लिखा गया है? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसमें से मुख्य शब्द को हटा दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। वो मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश न रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का केवल न्यायाधीश रहा हो, वो भी हो सकता है। ये बदलाव किया गया है। और क्या बदलाव किया गया है? तो और बदलाव ये किया गया है कि ये जो 5 वर्ष है इसको 3 वर्ष कर दिया गया है। 5 वर्ष को 3 वर्ष कर दिया गया है। तो अगर ऐसे में मौजूदा स्थिति में इस प्रश्न का आकलन हम करें तो ये दोनों जो कथन और कारण है ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मौजूदा समय में वह व्यक्ति हो सकता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, यानी सुप्रीम कोर्ट का। और उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। ठीक है, तो ये है। आई होप कि आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। इसमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। तो इसमें उत्तर है 59 का सी, ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा तथा वह उसका उपयोग करेगा? तो देखिए, यह प्रावधान किया गया है संविधान में कि जब भी मतदान होगा सदन के अंदर तो उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो मतदान में भाग नहीं लेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों वर्गों में मत बराबर हो गया, अब मत क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों लोगों के पास जैसे 200 मत हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है लोकसभा का अध्यक्ष मतदान करता है। सामान्य परिस्थिति में इन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं मिला है, लेकिन जब निर्णायक मताधिकार की स्थिति आए यानी दोनों तरफ का मत बराबर हो जाए तब ये मतदान कर सकते हैं। और ये जो प्रावधान किया गया है ये संविधान के अनुच्छेद 100 में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, आप उत्तर इसका जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बंदी को 24 घंटे के अंदर हमारे सामने हाजिर करो ताकि किसी व्यक्ति को सरकार या पुलिस अवैध रूप से बंदी न बनाए। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत में लिखित संविधान है। कारण, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का
संकेत है? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। देखिए, भारत में लिखित संविधान है, ये बिल्कुल सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय पार्टियां कई राज्यों से एकदम स्पष्ट रूप से गायब हो चुकी हैं, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का तो संकेत देती ही हैं क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन क्या इन दोनों में कोई संबंध है? तो नहीं है, और इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 62 का बी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको यह पता होगा कि यह प्रश्न अब तीसरी बार रिपीट हो गया, 2 बार तो डायरेक्ट रिपीट हो गया। तो कौन है जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक एक साथ बुला सकता है? तो देखिए, संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मतभेद की स्थिति में जो दोनों हाउसेस हैं लेजिस्लेचर के, विधायिका के जो दोनों सदन हैं, उनका एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ये नियम है। लेकिन इसमें यह है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, एक फैक्ट। दूसरा ये कि ये जो ज्वाइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये दूसरा फैक्ट। और ये बुलाता कौन है? तो ये अधिकारिता भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो 63 का हमारा उत्तर होगा ए। अगला, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो आप सोचिए, ऐसे आपको फैक्ट नहीं पता है, आपको याद नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि कौन सा अधिकार नहीं दिया जा सकता है किसी भी विदेशी नागरिक को। तो विधि के समक्ष समानता, तो निश्चित रूप से जो है, हम एक लोकतंत्र हैं तो ये तो है ही। विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, धर्मांतरण की स्वतंत्रता और धर्माचरण की स्वतंत्रता। इसमें आप देखें तो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में लिखा गया है, ये किसी भी विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ये केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है। ठीक है, तो बी, 64 का हमारा उत्तर है बी। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या वक्तव्य है? राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। जल्दी से इसका उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हमारा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए, बी, सी, डी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आसान है और ऐसे में आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। ये प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में लिखी गई है कि किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ठीक है, तो भारत एक संघ है, लेकिन कौन सा ऐसा प्रावधान है जो ये बताता है कि वो संघीय लक्षण से मैच नहीं खाता है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ए, बी, सी, डी। जल्दी से बताइए। तो निश्चित रूप से संघीय लक्षण नहीं है, एकहरी नागरिकता। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा तो एक संघीय नेचर है, और पूर्ण रूप से लिखित संविधान तो ये इकहरी जो नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? 2 नागरिकता है, एक तो उस देश की नागरिकता है यानी अमेरिकन नागरिकता है, और उसके बाद जो 50 राज्य हैं, जो 50 स्टेट हैं अमेरिका में, उनकी अलग अलग नागरिकता है। ठीक है, उसे पूर्ण रूप से संघ माना जाता है। अगला,
निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। ABCD इसमें बताना है। देखिए इसमें क्या है कि उड़ीसा पहला राज्य था जिसने 1970 में लोकायुक्त अधिनियम बनाया, लेकिन इसे लागू करने वाला पहला राज्य 1972 में महाराष्ट्र था और इसलिए इसका उत्तर है A, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? ABCD, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है 91वां संशोधन 2003 ने ये किया कि मंत्रियों की संख्या 15% पर सीमित कर दी और जो छोटे राज्य हैं वहां पर इनकी संख्या 12 कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। ABCD, जल्दी से उत्तर बताइए। तो देखिए मत देने के अधिकार को वैधानिक अधिकार भी माना जाता है और संवैधानिक अधिकार भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा उत्तर होगा कि ये एक संवैधानिक अधिकार है, यानी 70 में का B हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया। अब आप देख लीजिए कि सीधे सीधे सेम क्वेश्चन उठा करके पेस्ट कर दिया गया 2015 में। ये एक बार हमने सीधे सीधे यही प्रश्न पढ़ा था और एक बार तो घुमा फिरा के पूछा गया था। तो कुल जो है 3 बार हमने देख लिया, 12 से 15 तक में ही कितना रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे कि थोड़ा रिपीटेशन कम भी होगा 19 तक जाते जाते। ठीक है, तो ABCD, तो ये प्रावधान अनुच्छेद 331 में किया गया था, लेकिन इसके विषय में पिछले लेक्चर में हमने बड़े डिटेल में बात की कि इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 331 के प्रावधान को। तो 2 एंग्लो इंडियन जो जाते थे लोकसभा में, अब ये कार्यक्रम बंद हो गया है देश में। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो इधर उधर 1-2 शब्द बदल बदल कर, ये तो 4-5वें बार हम लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, ABCD, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में? ये एक आसान प्रश्न है और हम सभी जानते हैं कि उसका उत्तर है B, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ABCD, तो इसमें ABCD में से D नहीं है। इन लोगों के अतिरिक्त इसमें दिल्ली और पांडिचेरी के राज्य विधानसभा के सदस्य भी, यानी जो विधायक हैं, वो भाग लेते हैं। अगला, भारतीय संसद में शामिल है। अब आप देख लीजिए, तीसरी बार पूछा जा रहा है प्रश्न और आसान प्रश्न। तो लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनती है। तो इसका उत्तर हमारा होगा 75 का D। अब 2015 के प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे 2016 के प्रश्नों की। ठीक है, तो अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? देखिए इसमें केवल बढ़ाया गया है अनुच्छेद को, नहीं तो सीधे सीधे ये प्रश्न पिछले पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, 2012 से 14 के बीच में, और वो प्रश्न फिर से उठा करके सेम प्रश्न जो है केवल आगे अनुच्छेद लिख करके उसके रेफरेंस में पूछा गया है। 1 माह, 3 माह, 6 माह, हम जानते हैं ये 1 वर्ष होता है। ठीक है,
ये एक विशेष अधिकार मिला हुआ है राज्यसभा को। ठीक है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहता। आगे, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंध में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है सरकारिया आयोग। ठीक है, तो 77 का हमारा उत्तर होगा सी। अगला, राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो 78 का हमारा उत्तर होगा सी। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ए, बी, सी, डी। तो इसका उत्तर है डी। देखिए, संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के पालन के लिए इस तरह की जो स्थिति आती है उसमें जो है जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 यानी 79 का डी। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 320, 322, 324, अनुच्छेद 326। यहां एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सब अनुच्छेद तो याद नहीं हो सकते, जो इंपॉर्टेंट है वो याद हो सकते हैं, लेकिन जो संविधान में जो भाग हैं वो याद करना जरूरी होता है, क्योंकि जब ऑप्शंस भी दूर दूर होते हैं और भाग हमको पता है तो हमारी बड़ी सहायता हो जाती है। इसलिए भाग तो याद कर लेने का ही काम है। तो 324 से लेकर के 329 तक में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। अब आप देख लीजिए, अब आपके सामने है। पीछे हमने क्या किया वो अलग है। 2015 में यही प्रश्न आपने देखा है और फिर से यही प्रश्न सीधे सीधे यहां पर आ गया है। जाहिर सी बात है, इसका उत्तर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। सीधे सीधे रिपीट हो गया। आप देखिए 15 में आप देख करके आए हैं इसी प्रश्न को, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना की बात करने को अधिकृत है। राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। तो सोचिए ये काम कौन कर सकता है। तो ये राज्य का विधानमंडल करता है। ठीक है, तो पंचायतों से जो जुड़े हुए प्रावधान हैं उसमें दो चीजें हैं। एक तो ऐच्छिक है कि वो राज्य विधानमंडल तय करेंगे, और एक कंपलसरी है। ठीक है, कि वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसमें दो तरह के प्रावधान हैं। पंचायतों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में जाते हैं। अगला, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये पहले भी प्रश्न जो है आप देखेंगे तो पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर है IX यानी 9, 83 का हमारा उत्तर है ए। अगला, अब देखिए पंचायती राज से फिर प्रश्न आ गया। पंचायती राज से खूब भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, क्या करने के लिए अपनाई गई थी। लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें ध्यान से सोचिए कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, यानी लोकतंत्र
जो है, जो जनता का शासन है, वो जनता के जितना ज्यादा करीब तक पहुंचा दिया जाए, यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एकदम जमीन पर लोकतंत्र को पहुंचा दिया जाए, सबके हाथ में पहुंचा दिया जाए, यानी गांव के लोग बैठ करके खुद निर्णय लेकर के गांव का विकास करें, उनकी जो समस्याएं हैं उसमें जो है वो खुद ही निर्णय लें, यानी जो है निर्णय प्रक्रिया, डेमोक्रेसी की प्रक्रिया ग्रास रूट तक जाए, और जो शक्तियों का है वो एक जगह नहीं हो बल्कि वो विकेंद्रीकृत हो, वो नीचे तक जाए। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, GVK राव, BR मेहता और LM सिंघवी लिखे हैं। टाइपर महोदय को भी बहुत बहुत जो है नमस्कार ही रहेगा। तो इसका उत्तर है C, BR मेहता, यानी बलवंत राय मेहता, 1957, त्रिस्तरीय पंचायती राज। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो 86 का क्या उत्तर है? तो A तथा R दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि आत्मा इसीलिए कहा गया क्योंकि मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध ये प्रभावी उपचार देता है। तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ठीक है, तो 86 का 1A। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका उत्तर है C, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहां पे SC जनसंख्या नहीं है, रह गई है, तो क्या केवल यहां पर जो है ST है। ठीक है। और अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। 2019 के भी पेपर में इस बार यही प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, 21, 15, 11, 17, 21, 15, 11, 17। तो A इसका उत्तर है 21। अभी जो प्रावधान किया गया है, राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वो जो है इससे संबंधित प्रावधान करें। तो अभी के मामले में यह है कि 9 से लेकर के अधिकतम 21 तक हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, ये पीछे भी 2 बार पूछा जा चुका है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि यह काम संसद के साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो 89 का हमारा उत्तर है B। आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा तो एक ही विषय है ना, ये अलग अलग चीजें तो है नहीं कि लोकसभा अलग कानून बनाए, राज्यसभा अलग कानून बनाए, दोनों लोग मिलकर एक ही कानून बनाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय देश में कानून बनाने का काम, संशोधन करने का काम नहीं करता। इसका काम क्या है? निर्वचन करने का। ठीक है, तो निश्चित रूप से 90 का उत्तर है C, संसद। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? ये कई बार रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। तो इसका उत्तर है D। इसका उत्तर है D, अनुच्छेद 51। ये एक DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है ये। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो अब इसमें संघ लोक सेवा आयोग भी दे दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक अगर हम लोग लगाएं, जैसे कि मुझे अभी इसमें बहुत अच्छे से याद है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित जो संविधान में प्रावधान है वो अनुच्छेद 148 है, 48 से 51। ठीक है, तो अगर A का 3 होगा, अगर A का 3 होगा तो क्या हम उत्तर के पास पहुंच रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि A में भी 3 है और B में भी 3 है। तो यानी ना तो C उत्तर होगा और ना ही D उत्तर होगा। तो 4 से भले 2, मुझे एक जानकारी थी और उस जानकारी पे मुझे ये हुआ कि ये 2 चले गए। तो अब यहां से तो हमने 2 कर दिया, तो हम अब आंख बंद करके इसमें से कोई एक चुन भी सकते हैं, हो सकता है सही हो जाए। लेकिन अब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहां किया गया है ये तो हमें आना ही चाहिए। और वित्त आयोग, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण, तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है A। कभी कभी क्या होता है कि केवल एक सूचना मात्र से, और वो सूचना जो होती है वो बहुत आसान होती है, तो लगभग सब जानते हैं, तो उसी सूचना के हिसाब से हमें जो है हमारा उत्तर क्या होता है, मिल जाता है। तो इसका उत्तर हमारा है A। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का महान्यायवादी। तो ABCD, इसका उत्तर है D, भारत का महान्यायवादी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संवैधानिक संशोधन, तो इसमें से मुझे एक तरफ क्या है, एक तरफ तो संबंधित प्रावधान और एक तरफ अनुच्छेद है, यानी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हमें याद रखने होंगे। ये देख करके हमें प्रश्न समझ में आ रहा है। यही सारी लर्निंग हम लेते हुए चल रहे हैं, इसी के लिए तो हम जो है इसको हल कर रहे हैं। तो इसमें से A का 4 होगा, ये तो मुझे आता है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है। तो A का अगर 4 होगा तो क्या हमें उत्तर मिल गया? हाँ, तो A का अगर 4 है तो हमें उत्तर मिल गया, क्योंकि A का 4 केवल B में है। तो A गया, C गया और D गया और उत्तर मिल गया B। मुझे और कुछ नहीं पता है इसमें से, मुझे इसमें से 94 में से कुछ नहीं पता है, केवल इतना पता है कि संविधान संशोधन और ये अनुच्छेद है 368, यानी A का 4। और आप देखिए कि A का 4 केवल और केवल B में है, तो हमारा जो 94 होगा इसका उत्तर B होगा। तो जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था वो आप देख लीजिए। और मुझे केवल इतना पता था कि 368, इन चारों में से एक मुझे पता था और उसी के बल पे मैंने इसमें से उत्तर निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, 16 दिनों तक। देखिए, संविधान से जुड़े हुए जो प्रावधान है उसमें 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अगर नहीं भी आता हो और 30 दिन नहीं लिखा हो तो फिर 16 दिन, 15 दिन और इस तरह से नहीं होगा, तब 14 दिन ही होगा। और ऐसे में 95 का हमारा उत्तर है B। आगे बढ़ते हैं। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष। अब इसमें देख लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी दिमाग आदमी लगाए तो ये सीधे से बात समझ में आती है कि अगर इसमें संसद लिखा होता तब जो है फंसने की स्थिति हो सकती थी, सोचने की स्थिति हो सकती थी। और जब संसद नहीं है और भारत का राष्ट्रपति का नाम लिखा है तो भारत के राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति होगी।
ठीक है। तो हर समय ये हमारे पास नहीं होता है कि सब चीजों का एग्जैक्ट उत्तर हमको आए ही, लेकिन हमारे पास थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है उस जानकारी का प्रयोग करके, दिमाग लगा करके, सोच करके, तर्कों पर उसे बैठा करके हम उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमने कुल 54 से शुरू करके 96 तक के प्रश्न जो है देख लिए हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसी लेक्चर के अगले पार्ट में हम इंडियन पॉलिटी से पूछे गए सभी 150 प्रश्नों को देख लेंगे। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके, कमेंट करके जरूर सूचित करिए। मिलता हूं इसी लेक्चर के अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।